ला 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 ला। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आतिथ्य। 1930 में सरस्वती में छपी इस कहानी को लिखा है श्री जैनेन्द्र कुमार ने। तो आओ सुनो कहानी आतिथ्य। उनका घर भी दिल्ली में है, पर जान पहचान हुई यहाँ इतनी दूर आकर के। वे भी फर्स्ट ईयर में दाखिल हुए हैं और मैं भी। विषय भी एक ही है दोनों के पास, साइंस। हॉस्टल में कमरे भी आसपास हैं। हमारी जान पहचान खूब गहरी होने लगी। धीरे धीरे हम हॉस्टल की जिंदगी में मिल गए। मेरे मित्र पैसे और दिल से अच्छे हैं, खुले हाथ खर्च करते हैं। हाँ, जरा पढ़ने में थोड़ा कुछ बड़े कमरे में रहते हैं, 3 सीटर है, इसलिए वो तिगुना किराया बताते हैं। उनके साथ उस कमरे में ही उनका एक नौकर और एक रसोइया रहता है। थोड़े दिन बीते, उनके चारों ओर एक मंडली जुड़ गई। कुछ मित्रों ने मुफ्त के महाराज, मुफ्त के नौकर और मुफ्त के श्रीमान को पाकर एक नया मेस खड़ा कर लिया है। मैं भी उस मेस में ही भोजन करता हूँ। मित्र का नौकर सबका नौकर है और उस महाराज पर भी सभी ऑर्डर चढ़ा देते हैं। मित्र इससे बड़े प्रसन्न हैं। वास्तव में वे बहुत ही भले आदमी हैं। रोज पिकनिक पार्टी की जाती है और उसका भार भी बिना कहे सुने वही उठाते हैं। मानो उन्हें मालूम ही नहीं होता ये पिकनिक भी उनका ही सुझाव है। नहीं तो यहां किसको पड़ी है और किसके पास पैसा है। मित्र इस तरह खूब प्रिय और खूब परिचित हो चुके हैं। मेरी उनकी तो बात ही क्या, सभी मानव उनसे घनिष्ठ हो गए हैं और थोड़ा उनका भार और आभार उठाने को तैयार रहते हैं। इसी तरह साल बीतते रहे। छुट्टी में दिल्ली आते तो वहाँ भी साथ रहते, कॉलेज में तो रहते ही। मुझे उनसे और तरह की बिन मांगी कृपा मिलती ही थी। उनको भी मुझसे मांगे हुए पढ़ाई की मदद मिल जाती थी। सारांश, हम बहुत घनिष्ठ हो गए। आखिर आंधी आ गई, कॉलेज टूट टूट कर गिरने लगे और लटे लड़के भागने लगे। तब मानो यह बड़ा सा हिंदुस्तान करवट ले रहा था। करवट के साथ करवट नहीं लोगे तो मानो कहीं के न रहोगे। गांधी जी की आंधी की चपेट में आया मेरा दिमाग, मानो उड़ने लगा। मानो आसमान एक कर दूंगा और भारत माता की जनता की बेड़ियों को एक चोट पे काट दूंगा और इसी तरह मैं अमर हो जाऊंगा। कुछ आंधी की झोंक में, कुछ दिल दिमाग की भूख में, कुछ समझ कर और कुछ शर्मा शर्मा कर। मित्र वहीं रहे, पर मेरे लिए तो काम ही थे देश सेवा और भक्ति संदेश। सेवा में कई बार लगा, पर आप नहीं कह सकता कि देश कितने इंच आगे बढ़ा। आखिर वही हुआ। कुछ लोग मेरी देश सेवा की कम प्रशंसा करने लगे और उससे दंग दिखने लगे। और पिता की चिट्ठियों पर चिट्ठी आई और स्त्री की गड़बड़ खबरें और घर की भी हालत। देश सेवा छोड़नी ही पड़ी। कुछ करके तो दिखा ना सका, कोई पीठ दिखाकर भागना पड़ा। घर पर आकर मैं चुपचाप बैठ गया। पिता बीमार हैं, स्त्री भी ठीक नहीं है और बच्चे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ और सब जगह से फिर घूम रहे हैं। चौकी में कुछ बना नहीं, कौन बनाए, कैसे बनाए। इस पिता स्त्री की बीमारी और बच्चों के घूमने का परिणाम ये हुआ कि मैं एक मिडिल स्कूल में मास्टर हो गया। इस दवा ने काम भी खूब किया, क्योंकि पिता की बीमारी चली गई, स्त्री भी ठीक हो रहने लगी, रोटी भी ठीक बनने और बच्चों को मिलने लगी। 35 रुपए की करामात को अब देखा। हजारों रुपए इकट्ठा किए हैं मैं और दे दिए। रूखी रोटी भी खाई और देश सेवा में ऐसी करामात नजर नहीं आई। उसे 35 रुपए में छोड़ देने के लिए मैं पछताता नहीं हूँ। अपनी देश सेवा से अभी तक एक भी रोगी को अच्छा नहीं कर पाया हूँ, एक को भी खुश नहीं कर पाया हूँ, एक को भी नहीं अपना बना पाया हूँ, यहाँ तक कि अपने को भी कुछ नहीं बना पाया। लेक्चर से ये कुछ भी काम नहीं होता। इन 35 रुपये से अच्छा भी किया, खुश भी किया, लोग भी कुछ अपने बनते जा रहे हैं और अपने को भी समझता हूँ कि कुछ बना रहा। तो ऐसी मास्टरी के काल में कोई 7 साल बाद एक रोज दिखाई दे गए वही कॉलेज वाले मित्र। चांदनी चौक में कुछ खरीद कर रहे थे। हाइट है, चमकते बूट हैं,
पतलून बड़ी नफीस है, कोट नाभि से ज़रा नीचे तक आ गया है। कॉलेज की मेरी पढ़ाई की सारी स्वच्छता रखी रही और मैं जी सकता रहा, बोलूं या ना बोलूं, बोलूं तो कैसे बोलूं, सर या और कुछ। इतने में ही उन्होंने मुझे देखा। ओहो प्रसाद बाबू, तुम वहाँ, हाउ डू यू डू? मैंने गुनगुना दिया, अच्छा हूँ, यहीं हूँ, कृपा है। वे निसंकोच खुल कर बोले। खरीद भी होती जाती थी, कुछ गुलाब और कुछ और चीज़ है जिनकी अंग्रेज़ी नहीं आती, खरीदी गई। तब फिर वो हाथ पकड़ पकड़ कर मुझे साथ ले चले। मुझे उनके बोलने में थोड़ी कहीं स्वामित्व की ध्वनि मालूम हुई, बाकी कुछ नहीं। कहो भाई क्या करते हो? मास्टरी से पेट भरता हूँ। मेरा भी पुराना साहस लौट आया। फिर अच्छी तरह बातें होने लगी। पता लगा बीएससी के बाद वो इंग्लैंड चले गए थे, वहाँ से हॉलैंड, डेनमार्क। उनका विषय गौरक्षा और गोवर्धन था। इस संबंध में वहाँ बड़ा काम हो रहा है, सब देखा। उसी की कोई डिग्री भी लाए हैं गौ सेवा की, और उनकी पहले से प्रवृत्ति है। वहाँ जाकर देखा कि इस संबंध में हिंदुस्तान में काफ़ी किया जा सकता है। यहाँ वहाँ से भी ज़्यादा सुविधाएं हैं। उन देशों में ही जाकर हिंदुस्तान की इस संबंध की परिस्थिति का अध्ययन किया। ताज़े नए वैज्ञानिक तरीके उपयोग में लाए जाएं तो यहाँ गोवंश खूब बढ़ाया और उन्नत किया जा सकता है। लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, गोवंश पर उसका आधार है, इसलिए गो सेवा के प्रश्न में ही उसका लाभ है। भारत की स्वतंत्रता भी इसी प्रश्न में संलिष्ट है। खेद है कि नेता लोग उस ओर ठीक से ध्यान नहीं देते। उनका यही काम होगा कि इस प्रश्न के महत्व को प्रकट करें। वो एक गौशाला यानी कि डेयरी खोलने जा रहे हैं, बिल्कुल आधुनिक तरीके पर। उससे दूध शुद्ध मिलेगा और गोवंश की रक्षा और उन्नति के सब उपाय काम में लाए जाएंगे। गोवंश कैसा कमजोर होता जा रहा है और भारत सो रहा है, धिक्कार है। इस सब का आशय समझकर मैंने आश्वासन दे दिया, डेयरी खोलिए खोलिए, शेर भर दूध तो रोज मैं ही ले लिया करूंगा, अपने मित्रों से भी कहूंगा। उन्होंने भी देखा उनका निष्काम लेक्चर व्यर्थ नहीं गया। तब और बातें हुई। अभी 15-20 दिन हुए ही लौटे हैं, बड़ा खर्च पड़ा है 5 साल में, पर वो देश बड़े अच्छे हैं। जी होता था वहीं रहने लगे। सोचा भी, पर देखा भारत का ऋण है, उसे चुकाना होगा। भारत को खींचकर उसी पुराने गौसेवा के लक्ष्य पर लाना होगा पहले। फिर वही लेक्चर था जिसे मैंने बड़े धीरज से बर्दाश्त किया। आखिर जब घर पास आया तो बोले, अच्छा। मैंने भी कहा, अच्छा भाई, कभी कभी मिल लिया करो। जरूर मिल लिया करूंगा। वो इस तरह घर के दरवाजे पर लौट जाने को मुझे स्वतंत्र छोड़कर चले गए। पुराने अभिन्न मित्र को पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद जो एक दफे देखा तो उनमें अंतर पड़ गया था। बाकी बात वही थी, कपड़े बदल गए थे। ये नहीं कि मूंछ रखा ली हो। हाँ, खद्दर की टोपी और आंध्रा की मलमल की धोती और कुर्ता और चप्पल। बग्गी में बैठे होते थे, मैं पटरी पर चलता होता था। बग्गी सर से निकल जाती थी, कभी देख लेते तो मुस्कुरा पड़ते थे। तब वे अपनी डेयरी की जुस्तजू में थे और नेताओं से मिलने मिलाने का काम करते थे। आखिर एक दिन दहाड़े बीच सड़क पर चल रहा था कि बग्गी को अपने आप रुकाना पड़ गया। वे उतर गए, बोले, कहाँ जा रहे हो प्रसाद? दरियागंज। तो चलिए, मुझे भी उसी तरफ जाना है, बैठ चलिए। मैं निष्कंटक बैठ गया। तब पता चला कि डेयरी का काम का आरंभ हो गया। कभी वहां पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। भाई किसी दिन देख जाना, कुछ नहीं तो शहर से थोड़ी दूर तो है ही, कुल यहाँ से 3-4 मील जगह होगी। मैंने कुछ हाँ वही कर ही दिया। तब कितनी जमीन ली गई है, किस तरह उसे बोने के लिए बांटा है, गायों की किस्म और तादाद और कीमत और विशेषताएं और उनका महत्व आदि आदि का अविरल बखान भी मैंने सुन लिया। उनकी गाड़ी में बैठा था, पर आपसे धीरज से न सुना जाएगा, इसलिए जाने दें। उनका रास्ता जहां अलग होता था वहां मैं बग्गी से कूद पड़ा। देखो प्रसाद, आना किसी दिन भी आ जाना, नहीं तो मैं ही ले चलूंगा। मैंने भी कह दिया, यही सही होगा।
घर पर 8 बजे मिलूंगा, चलूंगा इतवार को। अच्छा, मैं गाड़ी लेता आऊंगा, ध्यान रखना। अच्छा। उनकी बग्गी चली गई और इतवार को घर पर नहीं आ सकी। पीछे पता चला कि आवश्यक काम लग गया था। मेरे घर एक स्वामी जी आए हुए हैं। असहयोग के जमाने ने उन्हें अकस्मात संयोगवश प्रसिद्धि दे डाली है, पर प्रसिद्धि उनके योग्य नहीं है। प्रसिद्धि जैसी बाजारू चीज उनके साथ लगी अच्छी नहीं लगती, वो उससे घबराते भी हैं। मुझ पर उनका विशेष अनुग्रह है। मेरे वे पिता और गुरु सरीखे हैं। मेरे इस हारे अनुपात के जमाने में भी अपना अनुग्रह उन्होंने मुझ पर से नहीं उठा लिया है। वो बड़ी जगह ठहरने और जाने से बचते हैं और मेरे यहां ही ठहरते हैं। दिल्ली की तंग गलियों और मकानों में उनकी उन्मुक्त आत्मा चैन नहीं पाती, इससे वो दिन में और रात में ज्यादातर बाहर निकल जाते हैं। खाने का तो हमारे यहाँ ठीक है, बाकी कुछ नहीं। इतवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी। स्वामी जी ने कहा हम तो जाते हैं। मैंने पूछा कहाँ जाइएगा? इधर को चल दिया। अच्छा ठहरिए, मैंने कहा, और मित्र की डेरी जाने के आमंत्रण की बात सोचनी आरंभ कर दी। दिन अच्छा है, चलो यही सही, और आज ही सही। अपने ऐसे बढ़िया मित्र को दिखलाकर अपने मन को भी थोड़ी शाबाशी जीतने की इच्छा हुई। स्वामी जी की निगाह में मैं कुछ उठ जाऊंगा। बोला स्वामी जी एक जगह चलते हैं, एक डेयरी है, खुली जगह है, खेती भी है, मेरे एक पुराने मित्र का स्थान है, चलो। मैं, मेरी स्त्री, छोटा बच्चा और स्वामी जी गाड़ी लेकर हम चारों चल दिए। दोपहर होते होते वहां पहुंच गए। मित्र वहीं मिले। बड़ी लंबी चौड़ी जगह है, ये गायों की रहने की जगह है, यहाँ दुही जाती हैं, यहाँ चरती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। जमीन इस तरह बांटी गई है, इतने में चारागाह है, इतने में अनाज की खेती है, इतने में साग भाजी है, थोड़े में फल फूल पानी का भी इंतजाम है। इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, अब बहुत ठीक हो गया है, खर्च बड़ा पड़ गया है, आदि 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 आदि। व्यवसाय की बातें भी, दूध ऐसे ठीक रहता है, जर्म्स नहीं रहने चाहिए, यह करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आदि आदि ज्ञान की बातें। इस प्रकार मित्र ने फुटकर सूचनाओं और ज्ञान का भंडार हमारे सामने पटक दिया। हमने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, और बाकी बिखेर दिया। हमने गौ सेवा की और कमाई के इस काम को देखकर प्रसन्नता जतलाई, तब खाने की कुछ इच्छा प्रकट की, लेकिन यह भूल गए कि इस साल तो पाला कड़ाके का पड़ा था। खेती का सत्यानाश कर दिया है, चने के पौधे मरे पड़े हैं, बूट अभी ना जाने कब आएगा, बाल गेहूं की आई नहीं है, झुलस गई है, इसी से मटर में भी दाने नहीं पड़ रहे हैं। जरा ठीक से चने का खेत पड़ा है, किंतु उसमें फूल आ गए हैं। उसे नहीं, मैं दूसरा खेत बताता हूं, वहां चने का साग ठीक मिलेगा। मेरी स्त्री ने चौंक कर उस फूलदार चने के साग पर से हाथ हटा लिए। दूसरे खेत पर पहुंचे, कोपल ओपल तोड़कर खाकर कुछ दृष्टि प्राप्त की। मित्र इस बीच अपने इस उद्योग की अवस्था हमारे सामने फैलाते रहे। पता चला गाजर मूली हैं, उन्हें भी मंगाओ भाई। आखिर लौट कर आए और दुग्धशाला के आगे खुले मैदान में हाथ डालकर बैठ गए। पेंसिल सी मूलियां और अंगुल भर की गाजरें धोकर के तश्तरी में पेश की गई। हम 4 जने एक तश्तरी भर में फल कैसे खा पाएंगे? तश्तरी सामने पेश करके सभ्यता भी ये देखने को खड़ी हो गई। इससे कुछ तो भूख ही खाई, और बड़े आहिस्ते से उठाकर तश्तरी में रखी इन फलों की एक एक टुकड़ी खा चुके तो मित्र ने इशारा किया और नौकर उठा के ले गया। लेकिन बच्चा भूख नहीं निकल सका है, और मेरी स्त्री भी जरा जरा, मैं बड़ा सभ्य बन रहा हूं, मानो वो तराश की मेरे पेट में जाकर बैठ रही है। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हैं। एक बात भूल गई, गायों को धोने वाले आदमी को कुछ दिन हुए एक गाय ने लात मार दी थी, उसकी आंख में लगी थी, गाय बेकाबू हो गई और उसे अलग कर देना पड़ा। अभी तक दूसरे आदमी का बंदोबस्त ही नहीं हो पाया है, इसलिए उससे ही काम चलाना पड़ता है। इस तरह मुख्तार से 8 पाउंड दूध कम दुहा जाता है। कारण बताया गया। दूहने की एक खास प्रणाली होती है, जोर भी पड़ता है, आदि आदि आदि। लेकिन कारण जानने को हम बहुत उत्सुक नहीं हैं।
बस हो गई बात कि 8 पाउंड दूध कम होता है। तो शाम हो रही है, अब चलना चाहिए। उधर सामने ही 250 पाउंड दूध चल चुका है। अब सील लगाकर बाजार में जाएगा। बल्कि 8 पाउंड को दूध कम होने से बड़ी मुश्किल हो रही है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, फिर उसमें से भी ये 8 पाउंड कम हो गए हैं, बड़ी मुश्किल है। कैसा साफ सफ़ेद गाढ़ा दूध भरा रखा है और कितना सारा। बच्चे ने माँ से कहा और मैंने सुना, पर मैं चुप रहा। स्वामी जी ने भी सुना, वो भी चुप रहे और हंस पड़े। आखिर बच्चे की खातिर स्त्री को बेहयाई भुगतनी पड़ी। अलग बुलाकर कहा कि बच्चे के लिए थोड़े दूध को कह दो। मन करारा बनाकर मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ तो क्या बात है। मैंने फिर मित्र से कहा, भाई डेयरी में आए हैं, दूध तो चखा ही नहीं, ये भी कोई बात है। मित्र पानी हो गए, बोले भाई प्रसाद वो 8 पाउंड, आगे की बात नहीं कहूँगा। चुप कर देने वाली सफाई थी। जी हुआ उसके उस 200 पाउंड दूध में थूक दूँ और कीमत देकर मुकाबले को खड़ा हो जाऊं। लेकिन कहा जाने भी दो, क्या हुआ, ऐसा क्या मैं कुछ नहीं समझता। फौरन हम चले आए। बच्चा भूखा रहा, प्यासा रहा, पर रास्ते में कोई बाजार थोड़ी ही पड़ता है जो कुछ लेकर दे दिया जाता। घर के सब लोग इकट्ठा हुए। स्वामी जी ने हंसकर कहा, देखिए आपके मित्र, यही तो दुनिया है। मैं बचाव पर उद्यत हुआ, बोला वो लेकिन अब पर बात कहने को मिली नहीं। स्वामी जी ने कहा, तुमको भी ऐसा ही बनना चाहिए, समझे। मैं चुप। तब से स्त्री को अच्छी बात कहने को मिल गई है और मैं चुप हो जाता हूं। ला 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 ला